एक बार फिर से आप सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धीरे धीरे हम उस दिन के करीब आ रहे हैं कि जब टोटल लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और हम भी बाहर निकल पाएंगे, लेकिन उसके लिए अभी कुछ दिन और इंतज़ार हमें करना है। मैं आज यहाँ पर आप लोगों से एक बार फिर से संबोधित करने का, बातचीत करने का इस वजह से फ़ैसला लिया है कि कुछ नए कानून आए हैं। जैसा कि पहले सरकार ने ये फैसला किया था कि जितने भी माइग्रेंट्स हैं या वो लोग जो औरंगाबाद में फंसे हुए हैं और उन्हें अपने अपने गांव जाना है, अपने ज़िले जाना है, अपने शहर जाना है या महाराष्ट्र के बाहर जाना है, उन सब के लिए कंपलसरी किया गया था कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करे किसी भी डॉक्टर से, और वो डॉक्टर ने ये प्रेस्क्राइब करे कि इन्हें कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं है जिससे वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। आज गवर्नमेंट ने उसके अंदर कुछ रेक्टिफाई किया है, उसे इम्प्रूव किया है, और उस गाइडलाइंस के तहत अब आज के बाद जितने भी लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, औरंगाबाद के बाहर जाना चाह रहे हैं, उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर बहुत बड़ा ग्रुप अगर कल कोई ट्रेन से जा रहा है, इन सबको वहाँ पर महानगर पालिका के डॉक्टर्स या गवर्नमेंट के जो भी डॉक्टर्स की टीम रहेगी, वहाँ पर वो लोग उन्हें उनके टेम्परेचर चेक कर लेंगे और सभी का एक लिस्ट तैयार करके दे दी जाएगी कि इनमें से जितने भी लोग ये टेस्ट किए गए हैं वो कोई भी कोविड-19 या इन्हें किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं है। तो अभी तक जो डॉक्टर्स के पास जो रश देखने को मिल रहा था वो अब कल से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो माइग्रेंट्स है दूसरे राज्यों के, विशेषकर बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के, इन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो ट्रेन का इंतज़ाम किया जा रहा है वो पूरी लिस्ट तैयार करके हमें जिलाधिकारी दफ्तर के अंदर सौंपना है। तो वो काम हमारा जारी रहेगा। जब ये नोटिफिकेशन आया था तो एक दिक्कत लोगों के सामने ये आई थी कि गवर्नमेंट ने तो कह दिया था कि नोटिफिकेशन के जरिए कि जिन जिन लोगों को जाने का है उन्होंने अपना वेबसाइट दे दिया था कि इस वेबसाइट के ऊपर आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा, आपका आधार कार्ड उसको अटैच कर दीजिएगा और मेडिकल सर्टिफिकेट। अब इनिशियली बड़ी दिक्कतें ये आई कि कई जगह से हमें डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे थे। हमने पर्सनली बहुत सारे डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट किया, और जब लोगों की दिक्कतें हमें समझ में आई तो मैंने खुद ने अपने ऑफिस के ऊपर दिल्ली गेट के ऊपर एक हेल्प डेस्क स्टार्ट किया। एक सुविधा केंद्र एक तौर से था इन लोगों के लिए जिनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, जो ऑनलाइन किस तरह से फॉर्म भरना है ये जानते नहीं थे, मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से लाना है इनके लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो एक हमने हेल्प डेस्क तैयार किया। तमाम डॉक्टर्स को मैंने रिक्वेस्ट किया, करीब 10 डॉक्टर्स की टीम मेरे ऑफिस के ऊपर आकर बैठती थी, और जो लोग वहां पर आ रहे थे उन सब का मेडिकल चेकअप करके उनको सबको सर्टिफाई वहां पे किया जा रहा था। उनके डॉक्यूमेंट्स हम लोग वहीं पर हासिल कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स हासिल करके उनके फॉर्म भरने का, और वहीं का वहीं हमारी 10-15 लोगों की टीम थी जो ऑनलाइन वहां पे फॉर्म सबमिट कर रही थी। और जैसे ही इनका ट्रैवल पास आ जा रहा था पुलिस कमिश्नर ऑफिस के जरिए हो, तो वो पास हम उनका प्रिंट आउट निकाल के उन्हें दे रहे थे। मुझे खुशी इस बात की है कि जब ये ट्रैवल पास उन्हें दिया जा रहा था, इतने ऐसे लोग थे जो ट्रैवल पास जब उनके हाथ में आ रहा था तो वो लिटरली रो रहे थे, क्योंकि उन्हें बस इतनी बेचैनी थी कि हमें अपने घर जाना है, हमें अपने माता पिता के पास जाने का है, हमें अपने घर वालों के रिश्तेदारों के पास जाना है। कईयों को ये था कि नहीं, बस किसी भी तरह हमें अपने गांव पहुंचा दे। तो वो जो एक खुशी थी, अब इसमें हमने खुद नहीं अंदाजा लगाए थे कि इतना बड़ा रिस्पांस मिलेगा ऐसे लोगों का। ये जो काम हमने हेल्प डेस्क किए थे, ये अगर देखा जाए तो ये मेरा काम नहीं था, ये किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इसे हैंडल करना चाहिए था, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया, कोई नहीं करने के लिए तैयार था। तो इसीलिए हमने अपने तौर के ऊपर ये जिम्मेदारी ली कि इन लोगों की मदद हम करेंगे करके। और हमें भी अंदाजा नहीं था, तो बहुत भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई। पहले दिन हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स थे। आज भी बेहिसाब वहां पर लोग इकट्ठा हो गए थे, कुछ मीडिया वाले पहुंच गए, और मीडिया को जैसा मजा आता है इस तरह की खबरें ये नहीं जानते हुए कि ये लोग कौन है, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहे हैं। बहुत सारे चैनल्स ने अपना दिखाना शुरू कर डाला कि खासदार के सामने, ऑफिस के सामने बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई सोशल मीडिया के ऊपर। और वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर मुझे क्रिटिसाइज करने लगे जो लोग आज से 4 दिन पहले
चाह रहे थे कि औरंगाबाद में भी शराब की दुकानें खुलनी चाहिए करके। उस वक्त मैं अकेला था जिसने ये स्टैंड लिया कि नहीं, औरंगाबाद ज़िले के अंदर हम शराब की दुकानें नहीं खोलने देंगे। और वो निर्णय हमारा सही इसलिए साबित हुआ कि जब मुंबई के अंदर हमने देखे, दूसरे शहरों के अंदर हमने देखे कि काय का सोशल डिस्टेंसिंग का, लोग एक दूसरे के आंख के ऊपर चढ़कर शराब की बोतलें हासिल करने के लिए जिस तरह का एक हुजूम इकट्ठा हो रहा था, आखिरकार जो फैसला हमने लिया था, मुंबई को वही फैसला मजबूरन लेना पड़ा और कल रात से उन्हें भी अपना डिसीजन कैंसिल करना पड़ा। तो ये लोग जो मुझसे नाराज थे, मुझसे खफा थे कि इसने शराब की दुकानें हमारे पास कैसा नहीं खुलने दिया, तो वो लोग आज मुझे इस बात के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि देखो दफ्तर के सामने कितना, लेकिन उनकी पीड़ा समझिए, उनकी दर्द समझिए, वो क्यों वहां पर इकट्ठा हो। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर मैं लाइन तोड़कर सबसे आगे खड़े रहूंगा तो मुझे पहले जाने का मौका मिला जाएगा। ये दिक्कतें थी, हमने बहुत हद तक इसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा है ये मेरा काम नहीं था, ये सरकारी डिपार्टमेंट का काम था। खैर हमने किया है, और जो कुछ भी हुआ है उन लोगों की भलाई को देखते हुए, क्योंकि हम लोग इन्हें पैदल सड़कों के ऊपर यूपी तक पैदल निकल रहे हैं, कोई बिहार तक पैदल जा रहा है, कोई साइकिल लेकर अपना पैदल निकल रहा है, बड़ा शर्म आती है। क्योंकि महाराष्ट्र जिस राज्य से हमारा ताल्लुक है, ये हमारी संस्कृति नहीं है कि इस तरह के गरीब लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। आज अच्छी बात यह है कि आज पहली ट्रेन यहां से आज रवाना हुई है जो मध्य प्रदेश भोपाल के लिए निकली है। उस ट्रेन के अंदर 1200 मुसाफिरों को हमने बिठाकर आए हैं। तो आज यहां से पहली ट्रेन भोपाल के लिए गई है, औरंगाबाद से डायरेक्ट वो भोपाल जाएगी, बीच में कहीं पर भी नहीं रुकेंगी। उन्हें खाने का इंतजाम वहां की सरकार ने ही प्रोवाइड किया गया था, उनका पूरा मेडिकल चेकअप रेलवे स्टेशन के ऊपर किया गया है। कल एक और ट्रेन मध्य प्रदेश के लिए जाएगी जो जबलपुर जाएगी, तो कल जबलपुर जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि भोपाल के लिए और एक ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने एक मीटिंग कॉल किए थे, तमाम राजनीतिक पार्टियों के जितने भी नेता है उन लोगों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी। औरंगाबाद से मैं अकेला उस मीटिंग के अंदर था, और मुंबई से राज ठाकरे साहब थे, वहां पर देवेंद्र फडणवीस साहब थे, अबू आसिम साहब थे, प्रकाश अंबेडकर साहब थे। ऐसे नेताओं की एक मीटिंग तकरीबन 2.5 घंटे तक ये मीटिंग चली और उसके अंदर अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा हुई। मैंने जो औरंगाबाद के ताल्लुक से मुख्यमंत्री साहब को जो बताया है कि औरंगाबाद से में आज तकरीबन 5,500 के करीब रजिस्ट्रेशन सिर्फ हमारे पास आए हैं, मेरे दफ्तर के अंदर आए हैं। इनमें से करीब 2,500 ऐसे लोग हैं जो लखनऊ या उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, जो पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं या बिहार से ताल्लुक रखते हैं। तो इन लोगों के लिए विशेष ट्रेन चलाने का मैंने अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री साहब ने आश्वासन दिया है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर ये पूरा शेड्यूल आ जाएगा कि कहां कहां से ट्रेन निकाली जाने वाली है। मध्य प्रदेश की जितनी भी ये है क्राउड है, वो मध्य प्रदेश का क्राउड 2 दिनों के अंदर हम पूरा क्लियर कर लेंगे। दूसरी बात हमने जो मुख्यमंत्री साहब के सामने रखी, वो ये बात रखी है कि औरंगाबाद के 3 प्रमुख हॉस्पिटल्स है, जिसके अंदर एक एमजीएम हॉस्पिटल है, एक बजाज हॉस्पिटल है और एक हेडगेवार हॉस्पिटल है। ये तीनों ने जो जीवनदायी आरोग्य स्कीम है, जिसके तहत मैंने मुख्यमंत्री साहब को बताया कि सर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ कोरोना वायरस के पेशेंट्स को अटेंड करें और बाकी पेशेंट्स को इसी तरह मरने के लिए छोड़ डालें जो आज हो रहा है। क्योंकि आज घाटी के ऊपर इतना लोड है, घाटी भी बहुत सारे पेशेंट्स को रिफ्यूज कर रहा है, तो इनकी मजबूरी है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जब जा रहे हैं, चाहे उन्हें डायलिसिस करवाना है या दूसरा इलाज करवाना है, ऑपरेशन करवाना है, तो ये गवर्नमेंट स्कीम के तहत हो जाया करता था। लेकिन ये 3 हॉस्पिटल्स है जिन्होंने अपना रिन्यूअल कराया नहीं है, क्योंकि उनके कुछ इश्यूज है गवर्नमेंट के साथ कि उनका कहना है कि हमको ये पड़ता नहीं है, अब रेट्स बहुत महंगे हो गए हैं तो हम अपना रिन्यूअल नहीं करवा रहे हैं। जो मेरे हिसाब से ऐसे वक्त के ऊपर बहुत गलत डिसीजन ये तीनों हॉस्पिटल ने लिया है। मैं ये तीनों को अनुरोध करूंगा कि ऐसे वक्त के अंदर आप इसका कमर्शियलाइजेशन मत करिएगा, इसका कमर्शियल एस्पेक्ट मत देखिएगा। पैसा कभी भी आएगा, आपको जो भी भरपाई होगी वो किया जाएगा। तो मैंने मुख्यमंत्री साहब से कहा है कि ये तीनों हॉस्पिटल्स को आप इमीडिएट अपने सेक्रेटरी के जरिए ये आदेश करिएगा कि इनका जो भी इशू है इसको सेटल करिएगा, ताकि दूसरे जो पेशेंट्स हैं
उन्हें दर दर भटकने की नौबत ना आए। कई पेशेंट्स मुझे फोन करते हैं कि सर हमें ऑपरेशन करना है, लेकिन हॉस्पिटल कह रहा है कि इतने हजार रुपया आपको लगेंगे ये ऑपरेशन करने के लिए। तो ये मुद्दे के ताल्लुक से हमने मुख्यमंत्री साहब को हमने बताया है। दूसरा ये है कि मैंने मुख्यमंत्री साहब को ये बताया है कि महानगर पालिका ने फायर ब्रिगेड के पास एक हॉस्पिटल बनाया है अपना, ऐसे समय के ऊपर 4 करोड़ रुपया उसके ऊपर वो तकरीबन खर्च कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल चलाया जाता है ना तो कॉर्पोरेटर से, ना महापौर से, ना उप महापौर से, ना आमदार, ना खासदार। हॉस्पिटल अगर चलेगा तो मैन पावर से और डॉक्टर्स से। लेकिन देखिएगा कि कारभार कैसा है कि यहां पर सीनियर फिजिशियन और सीनियर इंटेंसिविस्ट चाहिए, 10 पोस्ट की उन्होंने क्रिएट किया है। वहां पे पेपर में ऐड दिया गया है और उस पेपर के ऐड के अंदर ये बताया गया कि सीनियर फिजिशियन को हम 60,000 रुपये महीना पगार देंगे करके। अब सीनियर फिजिशियन जो एमडी होता है या सीनियर इंटेंसिविस्ट, वो 60,000 रुपये के अंदर आएगा क्या, ये एक सवाल है। वही पोस्ट के लिए मुंबई महानगर पालिका ने अपने मुंबई के अखबारों के अंदर ऐड निकाला है और वहां पर वो इसी पोस्ट के लिए 3,50,000 रुपये सैलरी दे रहे। दोनों ही एड्स मेरे पास मौजूद है और दोनों ही एड्स मैंने जिलाधिकारी को भी दिया, मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को भी दिया और मैंने सीएम साहब को भी आज के दिन बताया कि सर अगर अपने को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का है कि हमने बिल्डिंग बना दी है, बेड्स ला लिए हैं, इक्विपमेंट्स लेके आ गए हैं, लेकिन डॉक्टर्स ही नहीं है, तो ये हॉस्पिटल चलेगा कैसा। मुख्यमंत्री साहब ने ये भी आश्वासन दिया है कि तुरंत इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ फैसला किया जाएगा। अगर अच्छे डॉक्टर्स रहेंगे तो अच्छा अस्पताल भी चलेगा। अगर आप सस्ते में अगर मंगाएंगे तो आप देख लीजिएगा, आपको वो 10 की 10 पोस्ट मेरी जानकारी के हिसाब से खाली है, एक भी डॉक्टर ने उसके लिए अप्लाई नहीं किया है। आप अच्छा पैसा दीजिएगा, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, ऐसा नहीं है, करोड़ों रुपये का फंड आया हुआ है। अगर आप डॉक्टर्स को नहीं देंगे तो फिर ये इक्विपमेंट्स खरीदने का इंटरेस्ट जो रहता है तमाम महानगर पालिका के अंदर, तो आपको मालूम है कि सारे इक्विपमेंट्स ला लिए जाते हैं। तो ये मुद्दे के ऊपर भी चर्चा हुई और मैंने मुख्यमंत्री साहब को ये बात बताया है। दूसरा एक अहम मुद्दा ये है कि एक 3-4 दिन पहले बुड्डी लाइन इलाके के अंदर एक केस हुआ था कि जहां पर कुछ डिप्टी कलेक्टर रैंक के ऑफिसर्स वहां पर पीपीटी किट पूरा पहनकर वहां पर गए थे। व्हाइट यूनिफॉर्म आप देखेंगे जो यूजुअली डॉक्टर्स पहनते हैं, और स्मार्ट सिटी के कोई कर्मचारी है उनको साथ में लेकर गए बुड्डी लाइन के अंदर और ये कहा कि यहाँ पर पॉजिटिव केस है, हमको यहाँ पर ले जाना है। अब वहां के लोगों ने उसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि हमको बताओ तो सही कि क्या है हमारे पास, आपके पास, कि आप ये बता रहे हैं कि ये पेशेंट पॉजिटिव है करके। उन्होंने कहा कि हमारे को किसी का फोन आया था कि यहाँ पर पेशेंट है और हम लेने के लिए आए हैं। मैं वहां के बुड्डी लाइन के जिन लोगों ने उसका विरोध किया है मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि मैंने बार बार पूरे प्रशासन को यह बात बताया है कि अगर आप किसी का मेडिकल टेस्ट कर रहे हैं, अगर आप मेरा मेडिकल टेस्ट कर रहे हैं, मेरा स्वैब ले रहे हैं, तो मुझे बताइएगा, आप ये रिपोर्ट आई है आपकी कि इम्तियाज जलील साहब आप निगेटिव है या आप पॉजिटिव है। ये कोई नेशनल सीक्रेट नहीं है कि आप नहीं बताएंगे करके। मैंने नीता पाडलकर जो महानगर पालिका के हेल्थ ऑफिसर है उनको भी बताया है कि आप क्यों छुपा रहे हैं लोगों से कि ये रिपोर्ट आई है आपकी, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है करके। लोगों के अंदर एक संभ्रम ऐसा तैयार हो रहा है कि नहीं साहब ये जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे। और हुआ क्या, वो लोगों को जो डिप्टी कलेक्टर रैंक के ऑफिसर्स आए थे और जो कह रहे थे कि आपके पास एक पॉजिटिव पेशेंट है उसको हमको लेके जाना है करके, पब्लिक ने उसका विरोध किया और उनको वापस जाना पड़ा। दूसरे दिन अखबारों के अंदर ये खबर आई, बल्कि लोकमत अखबार में ने तो ये छाप दिया कि ये जितने भी लोग थे ये बोगस टीम थी, ये बोगस लोग आए थे, बोगस टीम आ रही है और लोगों को उठाकर लेके जा रही है। अब आप सोचिएगा कि लोगों के अंदर कितना एक शक पैदा हो गया, कितना संभ्रम पैदा हो गया। इसके ताल्लुक से मैंने आज के दिन जिलाधिकारी साहब के साथ विशेष तौर के ऊपर चर्चा की। मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी ये बताया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव केस आया है, आप जाइए, एक टीम को भिजाइए, लोगों को समझाइएगा कि ये पॉजिटिव केस आया है, आपको ये एहतियात करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, मैं खुद जाकर, मैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट से मिला, मैंने खिलेरत के अंदर जाकर पेशेंट से मिला और उन लोगों से बात किया। उन लोगों का कहना यह है कि हमारे को तो कोई सिम्टम्स है ही नहीं, लेकिन हमको लाके क्वारंटाइन के अंदर डाल दिए हैं। देखिए, इसका एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो डॉक्टर्स भी आपको बार बार बता रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर
अब सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर उनका स्वैब लिया जाता है तो वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। यानी कि मैं हट्टा कट्टा हूं, मुझे कुछ भी नहीं है, ना बुखार है, ना खांसी है, ना मुझे छींक आ रही है, ना मुझे जुकाम है, ऐसा कुछ भी सिम्टम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये वायरस मुझे अटैक किया है तो वो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर आ जाता है कि ये पॉजिटिव है करके। तो कुछ लोग इसका जो विरोध कर रहे हैं कि साहब ये जबरदस्ती उठाकर लेके जा चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से इसके अंदर थोड़ा सा हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। हमने 1.5 महीना निकाल लिए है, अगर और चंद दिन हम अच्छे तरीके से अगर निकाल लेते हैं तो मेरे हिसाब से हम इस जंग को लड़ सकते हैं। मैंने ये मुद्दा भी उनके पास मुख्यमंत्री साहब को बताया है कि साहब ये कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से हुआ है, क्योंकि अखबारों के अंदर जो आया कि ये बुडी लाइन के अंदर जो गए थे उसमें महानगर पालिका के अधिकारियों ने कहा कि हमने तो भिजाए नहीं थे। फिर कहाँ गए थे तो फिर पता चला कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए एक टीम गई हुई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए एक अलग टीम बनाई गई है जो जाते हैं अलग अलग एरिया के अंदर ये पता करने के लिए कि किसी को बुखार है क्या, किसी को कुछ सिम्टम्स है क्या। तो ये वो टीम थी, लेकिन चूंकि बराबर से वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए, क्योंकि बराबर से वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, इस वजह से लोगों ने उसका विरोध किया है। अगर कोई पॉजिटिव केस आता है यकीनन उसके ऊपर पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए, लोगों को भी इसके अंदर कोऑपरेट करना चाहिए। तो ये सब काम हो रहा है। मैंने खुद ने जब खिलारत के अंदर गया, तकरीबन 121 वहां पर पेशेंट्स थे जो जिन्हें पॉजिटिव बोल के रखा गया था। मैंने उन पेशेंट से खुद मैंने बात किया कि आपको दिक्कत क्या है, तो कई लोगों ने कहा कि सर थोड़ा सा खाने का मसला आ रहा है, खाना बराबर नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि सर रोज हमको मटर की सब्जी दोपहर में आ जाती है। तो मैंने फौरन है तो ये डिसीजन लिया कि हम गवर्नमेंट के पास शिकायत नहीं करेंगे। हमने तुरंत है तो ये निर्णय लिया कि पूरा खाना जो है हम हमारी टीम्स के जरिए यहाँ पर पहुंचाएंगे, और 2 दिन से तकरीबन 100 लोगों का खाना उस सेंटर के ऊपर वहां पर पहुंचाया जा रहा है। दूसरे और भी जो सेंटर्स है, हमारे जो कार्यकर्ता है अदनान भाई है, जफर पठान एक बैजीपुरे का लड़का है, ये तकरीबन 21 जगह के ऊपर इनके किचन तैयार किए जा रहे हैं। तो एमजीएम हो, एमआईटी हो, दूसरे हर सेंटर के ऊपर खाना पहुंचाया जा रहा है। तो वहां के लोगों की शिकायतें बस इतनी है कि साहब थोड़ा सा खाना, पानी नहीं मिल रहा है। अब पानी के लिए हमने प्रशासन से कहा है कि आप पानी कम से कम वहां पे पहुंचाया जाए। एक वीडियो वायरल हो रहा है कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर पानी नहीं है, वो 8 दिन पुराना वीडियो है, लेकिन जब वो वायरल होता है तो उसकी कोई लाइफ नहीं रहती है, तो वो एक महीने तक वही वीडियो चलते रहता है। मैंने खुद ने कल सिविल हॉस्पिटल के अंदर पर्सनली गया था, वहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उदय चौधरी साहब, वहां के सिविल सर्जन कुलकर्णी साहब और वहां के पूरे मेडिकल स्टाफ के साथ बैठ के हमने वहां पर मीटिंग किए और ये मुद्दे उनको बताए हैं कि आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है, मुझे भी मालूम है डॉक्टर्स को बहुत मुश्किलों के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट बड़ी मुश्किलों के अंदर काम कर रहा है, उनके साथ हम पूरी तरह से सहयोग कर, और हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि अगर आप मटर की सब्जी दे रहे हैं तो मटर की सब्जी दे, अगर लेकिन वहां के लोगों को अगर दिक्कत हो रही है तो आप हमें बता दीजिएगा। हम कई लोगों का खाना वहां पे पहुंचा रहे हैं। वहां के सिविल हॉस्पिटल के अंदर हमारे कार्यकर्ता है इब्तिसाम साबिरी, वो वहां पे खाने का इंतजाम करे हुए है। तो हम तमाम लोग जो है, जितनी भी टीम इसके अंदर काम कर रही है, वो इसके लिए पूरी तरह से आगे आएंगे और भी सहयोग करते रहेंगे। मैं सिर्फ जो उत्तर प्रदेश और बिहार को पैदल जाने वाले जितने भी लोग हैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी पूरी कोशिशें जारी है कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए ट्रेन का इंतजाम किया जाए। हमें बहुत खराब लगता है कि जब आप लोग पैदल ही अपने उत्तर प्रदेश के लिए 1400 किलोमीटर, 1500, 1600 किलोमीटर ऐसी तपती धूप के अंदर जब जा रहे हैं। कल जब वीडियो के ऊपर हमने देखा है कि मुंबई के अंदर एक 7 महीने की एक प्रेग्नेंट महिला औरत वो तकरीबन 150 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी थी। मेरे हिसाब से वो देखकर किसी को भी अफसोस होना चाहिए, किसी को भी शर्म आनी चाहिए कि ये हमारा राज्य नहीं हो सकता है, हमारे देश के अंदर इस तरह की ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। तो हमने जितने भी हमारी तरफ से कोशिशें हैं वो जारी है। लोगों को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने उन लोगों का भी क्रिटिसिज्म देखा है जो 3 दिन पहले तक कह रहे थे कि नहीं औरंगाबाद के अंदर शराब की दुकानें खुलनी चाहिए, बल्कि उनके नेता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरे देश के अंदर शराब की दुकानें खुलनी चाहिए। शराब की दुकानें अगर खुलती तो उसका क्या असर होता है आप देख चुके हैं। वो भविष्यवाणी हम कर चुके थे, इसलिए हमने उसका विरोध किया था। आज भी हम आप लोगों से अपील करना चाह रहे हैं कि कैसे कई लोग हैं कि आज भी जिनके पास
ट्रैवल पासेस मिल चुके हैं, जिन्हें नांदेड़ जाना है, जैसे परभनी जाना है, किसी हैदराबाद जाना है, किसी नागपुर जाना है, स्टूडेंट्स भी है इसमें बहुत सारे, वो कर्मचारी भी है। हमने लोगों से ये अपील किया था कि आप अपनी गाड़ियां हमें दीजिएगा। आप अपनी गाड़ियां अगर देंगे तो हम अपनी गाड़ियों के साथ वो लोगों को भी पहुंचाने का काम करेंगे। तकरीबन 12 गाड़ियां हमें अभी तक प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ये 12 गाड़ियों का हम इस्तेमाल करके लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैंने ये बात भी मुख्यमंत्री साहब को बताया है कि आप जिलाधिकारी को बताइएगा कि जल्द से जल्द पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया जाए। और हमें उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन के अंदर जो एसटी की बसेस है, वो एसटी की बसेस ऑपरेट करने के लिए हमने जो मांग रखी है वो भी काम शुरू हो जाएगा। और एसटी की बसेस जब शुरू होती है तो जितने भी लोग अभी भी फंसे पड़े हुए हैं वो लोगों को वहां पर पहुंचने में आसानी होगी। हमारी तरफ से पूरी कोशिशें जारी है। क्रिटिसाइज, कंडेम, आलोचना करना बहुत आसान होता है। आके कभी देखिएगा, थोड़ा सा काम में हाथ बटाइएगा। ये वक्त एक दूसरे का अगर हम लोग इसी तरह से आलोचना करते रहे तो इस मुश्किल घड़ी के अंदर और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, बस यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। मीम न्यूज वेब ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।